आ गए होंगे। आज थोड़ा टाइम बदला है। सभी प्रतियोगी को 2 घंटा पहले आज बुलाया गया है। थोड़ी आदत डाल लीजिए सवेरे पढ़ने की। वैसे हमारी 6:30 से पढ़ाने की आदत है। और ये क्लास वगैरह जो होता है या कहीं जाने हो तो रेगुलर एक जो रूटीन होता है वो बहुत अच्छी एक लायबिलिटी को पूरी कर देता है। क्या समझे? हमारे डिसिप्लिन में, जैसे मैं सिविल सर्विसेज का डिसिप्लिन बता रहा हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट बता रहा ना, उसी तरीके से काम करता है बच्चा। तो आज हम जो क्लास है उसको ध्यान में रख करके पहले थोड़ा सा चीजें समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी किसी भी चीज में, जैसे कल हमने जिक्र कर लिया है, डिसिप्लिन की बात कर लिया, कोड ऑफ कंडक्ट की बात ऑलमोस्ट कर लिया, थोड़ा उसको मुझे आपको ट्रिप देना है, लिखाना है। और जो सिविल सेवा में सक्रियतावाद है उसके भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशंस हैं, इन सभी की चर्चा मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है। आपने कभी गौर किया कि बदली हुई परिस्थितियों में जैसे जैसे स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, क्यों आपको क्या लगता नहीं है कि जो सिचुएशंस हैं, इट मींस कि जैसे आ, जब उदारीकरण आया 1 जनवरी 1995, 1995 1 जनवरी, WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये विश्व व्यापार संगठन। जब भी कोई नई चीज का प्रकटीकरण होता है, जब भी देश दुनिया में, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो हमारी कनेक्टिविटी है, जैसे कहा जाए ना कि जितने, जैसे फ्रेंडशिप में, फेसबुक में आपके जितने फ्रेंडशिप हैं, अगर वो फ्रेंड हैं जो लिखते हैं या जो भी सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए लोग हैं, वो कुछ भी लिखते हैं तो देखे होंगे उस पर कोई ना कोई एक रिएक्शन या एक एक्शन आपके दिमाग में आता है। जब व्यवस्थाएं बंद थी, बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं थी, या यूं कहा जाए ओपन नहीं थी, तो जो होता था ये होता था। जैसे ग्लोबलाइजेशन, दैट इज अ वेरी एक्सट्रीम एंड बहुत ही हार्मफुल एग्जांपल कि हमने उदारीकरण लाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने मतलब खड़ा करना है। एक, जैसे हम कहते हैं ना, समावेशी विकास, जो 1992 के 8वीं पंचवर्षीय योजना का एक सपना था, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, प्रयास जारी है। आप जरा सोचिए कि हम आर्थिक दृष्टि से एक ग्लोबल दुनिया में चले गए, विज्ञान की दृष्टि से ग्लोबल दुनिया में चले गए, ब्रांडेड यानी ब्रांड की दृष्टि से भी एक ग्लोबल दुनिया में चले गए, चीजों को बहुत ही ज्यादा मतलब आदान प्रदान और एक दूसरे से लिंक अप करके पूरा एक ग्लोबलाइजेशन विकसित कर लिया, और उसका इम्पैक्ट सर्विसेज पे भी पड़ा। अगर अमेरिका की सर्विस अच्छी है, फ्रांस की सर्विस अच्छी है, मान लें थोड़ी देर के लिए, अब वो अच्छी है ये तो पता चल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम में पता चलता है, तो वो हम पर भी इम्पैक्ट डालते हैं कि क्या हमारे यहाँ की पब्लिक सर्विस अच्छी है। हमने ग्लोबलाइजेशन से अपना पर्सनल और नेशन डेवलपमेंट की बात सोची थी। हमने ग्लोबलाइजेशन से अपने सिविल सर्विसेज के वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोचा था। हमने समावेशी विकास या इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंटरनेशनल एस्पेक्ट में जितनी भी बेहतरीन चीजें हैं उसको अपने देश में ला करके अंतिम व्यक्ति तक खुशियां पहुंचाना या अंतिम व्यक्ति के जीवन को संवारने का सपना लेके चले थे। लेकिन लेकिन इसी ग्लोबलाइजेशन का एक दूसरा नकारात्मक पक्ष देखिए कि अगर चीन के वुहान, जो कि 6 करोड़ का क्षेत्र है वो उसका, वहां से अगर एक बीमारी चलती है तो उसके अतिरिक्त मतलब दुनिया का 2-4 देशों का छोड़ दीजिए जो छोटे मोटे हैं, जिनकी मतलब ना अर्थ जगत में ना राजनीतिक परिदृश्य में कहीं बहुत चर्चा है, नहीं तो पूरी दुनिया का कोना कोना इस वायरस की चपेट में। मतलब जो बीमारी का ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये किसी ने आकलन भी नहीं किया होगा कि जिस जिस ग्लोबलाइजेशन से हम अपनी आर्थिक उच्चता चाहते हैं, जिस ग्लोबलाइजेशन से सिविल सर्विसेज में वैल्यूज भरना चाहते हैं, जिस WTO से, जिस G20 से, या जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से
हम चीजों को बड़ा करने की फिराक में उन्हीं देशों में से किसी देश में एक ऐसी बीमारी का निर्माण हो जाएगा जो पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव होगा, और सिर्फ प्रभाव आर्थिक नहीं होगा, उससे लाखों की तादाद में लोग मरेंगे भी। और आधुनिक भारत में या 21वीं सदी के उच्चस्तता वाले विश्व में, जो कि हर देश अपना एक झंडा बुलंद किए हुए है, उन सभी को यह बीमारी कमर तोड़ के रख देगी। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे ट्रिलियन में पहुंच चुकी अर्थव्यवस्था की बात हो, या एक दूसरे देशों को पर अपना एक मतलब बलाबल को इस्तेमाल करने की बात हो, उन तमाम देशों को घुटने पिला देगी ये ग्लोबलाइजेशन, ये बीमारी का ग्लोबलाइजेशन है। ये डिजीज जो है कोरोना वायरस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। अब जरा सोचिए कि जैसे हम आज की तारीख में बात करते हैं डिसिप्लिन की, बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की, बात करते हैं सिविल सर्विसेज की सक्रियता की, आपको क्या लगता है, जैसे मैंने बोला कि 1968 में मुनरो बुक जब सम्मेलन हुआ और ऑन एन एवरेज उसमें 35 वर्ष के लोग थे, यानी कि जो युवा थे, उनकी अपनी एक आवाज थी कि प्रशासन में क्या इक्वलिटी है। प्रशासन, इक्विटी वर्ड इस्तेमाल था उसमें, क्या प्रशासन में इक्विटी है, क्या प्रशासन में वैल्यूज हैं, क्या प्रशासन में चेंज है, और क्या प्रशासन का रिलेवेंस है। ये 4 क्वेश्चंस उठे थे उस दौर में। अब फ्रैंक मेरोनी का अगर आप नाम जानते हो, तो यहीं से एक प्रकार से 1971 इसी सम्मेलन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को एक इन्वेंशन एस्पेक्ट, जिसको हम न्यू एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, उसका इजाद था, जिसका किताब का न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो नौ लोक प्रशासन या नव प्रशासन का उदय 1971 में इसी सम्मेलन के बाद हुआ। आप जरा सोचिए कि 71 और 91 भारत में, मैं एक और खंड करता हूं कि भारत में 1991 में जब उदारीकरण आया, लिबरलाइजेशन आया, 1992 में इंग्लैंड जैसे देशों ने गुड गवर्नेंस को, जो वर्ल्ड बैंक की डिफिनीशन थी, उसको अंगीकृत किया। आप 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन, जो पंचायती राज व्यवस्था की बात करो, 73वां 74वां संविधान संशोधन की बात करो, उसके मद्देनजर आप एक नीचे का गवर्नेंस को दुरुस्त करने का मंसूबा रखा। इसी तर्ज पर नीचे आगे ऊपर नीचे करते हुए आपने तरह तरह के, जैसे उदारीकरण, लाइसेंसिंग प्रणाली में ढील देना, निजी का बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करना, यहीं से उदारीकरण का, यहीं से डिसइन्वेस्टमेंट का, यहीं से ग्लोबलाइजेशन का, यहीं के वेस्टर्नाइजेशन का, यहीं से मॉडर्नाइजेशन का, यहीं पे प्राइवेटेशन का, और यहीं पर कहीं ना कहीं आपने निगमीकरण का एक प्रभाव छोड़ दिया था। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने 1 जनवरी 1995 की बात की, डब्ल्यूटीओ का, इस दौरान तक क्या आपको लगता है कि हम ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी से या ट्रेडिशनल पब्लिक सर्विस से इस बदलाव को प्राप्त कर सकते थे? आपका जवाब ना में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो क्या बदलने की जरूरत थी? क्या हमारे सिविल सर्विसेज में यानी पब्लिक सर्विस में डिसिप्लिन चेंज नहीं करना था? डिसिप्लिन को चेंज करना था। क्या हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट, क्या हमारे यहाँ सक्रियतावाद का उदय नहीं हुआ? सक्रियतावाद का बिल्कुल उदय हुआ, और इस सक्रियता 91 के बाद दिखी, 71 के बाद दिखी, और 1947 के बाद दिखी। कई दौर ऐसे आए हैं जब हम लोक सेवा की सक्रियतावाद से ग्रस्त हुए, और जब राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया, तब भी एक सक्रियतावाद आई। जब ई गवर्नेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई, तब भी एक सक्रियतावाद का उदय हुआ। तो जो डब्ल्यूटीओ है, जब हम एक ग्लोबल दुनिया में जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आप अमेरिका जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो आपका प्रोफेशन ऐसा नहीं होता कि जैसे आप अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं आचरण में, आपके एक्टिविस्ट में, और कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन में, बिहेवियर में एक चेंज होता है। अगर ऐसा चेंज नहीं करेंगे तो अमेरिका की जो यात्रा है या जो वहाँ की इकोलॉजी है, उसमें अपने को अनफिट कर लें। तो डब्ल्यूटीओ आने के बाद सिविल सर्विसेज अगर मोटिव नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, वैल्यूज से इम्पैक्ट उसका बड़ा नहीं होगा, जो वैल्यूज होने चाहिए वो नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा, इन्वेंशन नहीं होगा, नई आवाज की तरह नहीं होगा,
तो पिछड़ जाएंगे। तो डब्ल्यूटीओ का क्या इफेक्ट हमारे पब्लिक सर्विस वैल्यूज पर है? बिल्कुल है। जैसे मैंने बोला कि आप अमेरिका अगर जाते हैं तो आपकी जो सोच है, जो आपकी समझ है, वो बदलती है। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने मामा और मौसा के यहाँ जा रहे हैं, उसी सोच को लेके चले जाते हैं, नेवर। तो इसी तरीके से कंडीशनल थीम हर कंट्री की उसके अनुपात में, जिसके अनुपात में अपने को खड़ा करना है, आपको अपने वैल्यूज को चेंज करना पड़ता है, अपने वैल्यूज में सुधार भी करना पड़ता है और एक नई खोज कि कैसे इस चीज को प्राप्त करें के लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे मैं हांगकांग का एक एग्जांपल है। हांगकांग ने असल में क्या किया कि एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी एक रिपोर्ट आती है, पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उसमें भारतीय नौकरशाही को बहुत पीछे रखा। 10 नंबर में 9.21 दिया, जो कि चाइना से 2 नंबर पीछे है। यानी कि हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को उतना रिस्क एस्पेक्ट उतना परफेक्ट नहीं माना। जब जोखिम के दिन होते हैं तो हम उतने परफेक्शन के साथ काम नहीं करते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस एक जोखिम भरा मतलब एक कह सकते हैं कि समय है। ऐसे में क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी के वैल्यूज में परिष्कृत करने की स्थिति बनती है, उस हिसाब से वो फिट नहीं मानते थे। तुलनात्मक चीन तो जो 1 नंबर पर है वो सबसे अच्छा था और सबसे अच्छा उस दौरान सिंगापुर को माना गया था कि ऐसी स्थितियों में सिंगापुर बेटर हो जाता है। और मैं इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या रहा है, कभी आपने गौर नहीं किया। देखिए, कभी आपको ऐसा लगता है कि 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, वो 10 लाख लोग कौन होते हैं? कभी आप गौर करिएगा। देखिए, एक बीएड का करने के लिए आपको 45 से 50% का ग्रेजुएट होना मांग लेता है, बट सिविल सर्विसेज में कहता है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। बन भी सकते हैं 33, हमने तो देखे 43% के ग्रेजुएट्स आईएएस हैं। ऐसा रेस्ट्रिक्शंस ठीक नहीं है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई मतलब 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और वो सभी तरीके के मेरिट के लोग होते हैं, चाहे हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे जैसा मेरिट, चाहे जैसा उनका अंक हो, सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। हालांकि उनका मानक तो प्री मेन इंटरव्यू है, बट सबको मौका मिलता है, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन कभी आपने गौर किया कि जो लोग प्री पास करते हैं, फिर जो लोग मेंस पास करते हैं, उन्हीं में से इंटरव्यू में जो मेरिट में आ जाते हैं, उनको लिया जाता है। कभी एक्सीलेंसी की खोज नहीं होती है। ये तो जो लोग फॉर्म भरते हैं, उनमें से खोजा जाता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूथ कैप्चर। तो वो लोगों को आपने जनरल स्टडीज के 4 पेपर है, हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर है, एसए का पेपर ले लिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट का ले लिया, 9 पेपर का एग्जाम ले लिया और आपने उनको कर दिया क्वालिफाई। लेकिन क्या ये बेटर सिविल सर्वेंट होंगे? मतलब हम भी नहीं कह सकते और आप भी शायद नहीं कह सकते। तो लेकिन वो लोग इसलिए कहा जाता है ये जो लोग आए हैं, उनमें से लिया जाता है। आप देखिए कभी सीडीएस या एनडीए में, कभी सीडीएस में खास तौर से मुझे जानकारी है कि जब उनका वो जाते हैं बाहर, वो क्या देते हैं, वो इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो अगर 5 वैकेंसी, तो ऐसा नहीं है कि लोग आए हैं तो उनको 5 को ले लेंगे। अगर उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से फिट नहीं होते तो उनको नहीं लेते हैं, हो सकता है 2 को ही लें। मैं ऐसा सुना हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। यानी कि वहां पर एबिलिटी और एलिजिबिलिटी का बड़ा लेना देना है। एलिजिबल आप हो सकते हैं बट एबल नहीं है तो आपको छांट दिया जाए। यहाँ पर क्या हमारी एलिजिबिलिटी पे लिया जाता है, एबिलिटी पे। हम अवेलेबल हैं। और जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, एक बार मैं वर्ष नहीं बता पाऊंगा, भूल गया हूँ, बट मैं रिजल्ट बता रहा हूँ कि 30.6% अंक पाने वाले इंटरव्यू दिए थे सिविल सर्विसेज का और हाईएस्ट मार्क्स उस साल 42%, जिसमें राजस्थान का एक लड़का अग्रवाल जो उस समय टॉपर था। तो उस साल का रिजल्ट है, हम लोग देख सकते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, वो रिटर्न का 42% बताया, इंटरव्यू जोड़ के उनका शायद 48-49 ऐसा परसेंट था, जिसमें उन्होंने टॉप किया था उतने नंबर। देखिए, प्रतिभाएं जो है ना, ये माना गया कि उदारीकरण के बाद धीरे धीरे जैसे प्राइवेटेशन बढ़े या ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाहर जाने का बहुत मौका मिला। हमारे यहाँ हैदराबाद हो या बंगलुरु जैसे बड़े सेंटर डेवलप होने लगे और संभावनाएं बहुत बढ़ने लगी।
तो जो जो लोग ब्रेन ड्रेन कर गए, विदेश चले गए, अलग-अलग क्षेत्रों में चले गए, तो एक प्रकार से यह माना कि सरकारी सर्विस के प्रति, खासतौर से सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, एक समय रुझान गिरा था। एक समय रुझान गिरा था, क्योंकि ये कम पैसे की सैलरी, कम पैसे की नौकरी मानी जाती है। ये तो सर्विस है, ये कोई कमाई का जगह नहीं होता है। तो ढाई-ढाई लाख, 3-3 लाख रुपए महीना जो पा रहा है, 40-40, 50 लाख का पैकेज हो रहा है या इससे भी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वो उनका इंटरेस्ट उधर चला गया। ठीक, लेकिन ये देखिए कन्वर्जन कैसे होता है, ये कन्वर्ट हो गया। आज की तारीख में सबकी नौकरी चली गई है ना? ऑलमोस्ट सब घर जा रहे हैं, बेरोजगार हैं। लेकिन जो सरकारी सर्विस में है, उसकी दाल-रोटी ठीक चल रही है। रिस्क है बट मतलब अपना उसका ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो ये कहीं न कहीं ट्रांसफर हो रहा है। एक बार एंटोनी का नाम सुना होगा, एंटोनी साहब जो थे वो अ, रक्षा मंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह टाइप। तो उन्होंने बाकायदा संसद में भी कहा था कि हमारे यहाँ जैसे जो साइंटिस्ट, जैसे डीआरडीओ जैसी संस्थाएँ, 6 साल के भीतर उन्होंने बताया कि 700 साइंटिस्ट इस्तीफा दे दिए और 2012 की तारीख में 50 साइंटिस्ट इस्तीफा दे चुके थे कुल 2012 में। तो उसका उनका कहने का मतलब ये था कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन इंटरेस्टेड होते जा रहे हैं। यानी साइंटिस्ट आते हैं, पहले तो वो उसकी परीक्षा-वरीक्षा दे के साइंटिस्ट बनते हैं। फिर वहाँ अंदर काम करने के माहौल वगैरह से वो डिप्रेस होते हैं या अ, अच्छा नहीं महसूस करते, तो वो रिप्लेस कर जा रहे हैं। यानी कि हमसे बेहतर भी कोई सर्विस दे रहा है, हमसे बेहतर उनको कोई उनको सैलरी दे रहा है या उनको सुविधा दे रहा है, जो हमारे बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं यहाँ बच्चा ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे सिविल सर्वेंट हो, वैल्यूज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज डिपेंड्स ऑन चेंज। डब्ल्यूटीओ आए, उदारीकरण आए, कोरोना वायरस आए या आईटी आ जाए या और भी कोई भी सेगमेंट आ जाए, तो उस सब में हमको अपने वैल्यूज को चेंज करना पड़ता है। अगर हम ट्रेडिशनल वैल्यूज लेके चलेंगे तो हम आने वाली चुनौतियों से मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों हांगकांग की वो रिस्क कंसल्टेंसी ने रिपोर्ट में हमको बहुत पीछे रखा? हाँ, उसके पीछे रीजनिंग था कि हमारी हमारे अंदर जो एक चेंज बिहेवियर है, मतलब कहा जाए हमारी जो सिविल सर्विस है या ब्यूरोक्रेसी है, वो ये थोड़ा सा दृढ़ है, रूढ़िवादी है, ट्रेडिशनल है, परंपरागत है। तो परंपरागत चीजें जो होती है वो टाइमली जो है, जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम उनको जो चेंज चाहिए वो करते नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है और हमारी जो मतलब उसको चुनौती देने की स्थिति होती है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ आया तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। देखिए डब्ल्यूटीओ ने जो एक वैश्विक फोरम डेवलप किया विमर्श का, डब्ल्यूटीओ ने जो मतभेदों को सुलझाने का, जो व्यापारिक मतभेद थे उनको सुलझाने के लिए जो एक प्रकार से सुलझाने और हल करने का एक मार्ग प्रशस्त होता है वहां, जो सभी देशों को तकनीकी और ट्रेडिंग कार्यक्रम को सुचारू चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करने लगा। जो तकनीकी और कुशलता से जुड़ी सहायता देने के लिए ये सब चीजें आई। अब अगर जरा सोचिए कि अगर हम उस ढंग से चेंज नहीं करेंगे, क्यों? उस ढंग से हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये चेंज को हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये चेंज किसमें लाना है? ये चेंज लाना है हमारे लोक सेवकों में, क्योंकि प्लानर वही है, एग्जीक्यूटर वही है। इसीलिए देखे होंगे एनडीआरएफ है और या हमारी मिलिट्री सर्विसेज हैं, वो देखिए भले ही लड़ाई नहीं होती, भले ही कोई ऐसा, लेकिन उनकी प्रैक्टिस जारी रहती है। क्योंकि जब जब वक्त आ जाएगा तो उनको ये ना लगे कि मैं तो प्रैक्टिस ही नहीं करता हूँ। और आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी तो कूलर एसी बनाती है, तो क्या लड़ेंगे? आपने सुना हमारे देश में कोई आर्मी के लोग कूलर बनाते हैं? पाकिस्तान के लोग तो कूलर बना रहा है उसकी आर्मी। और जब वो लड़ाई का टाइम आएगा तो कूलर बनाने वाला ज्यादा रहेगा, लड़ाई करने का तो भूल जाएगा। आपने कभी गौर किया कि उत्तर प्रदेश में उदाहरण है कि पुलिस वालों को जब वो गोली चलाने के लिए किया गया तो कोई गोली नहीं चला पा रहा बंदूक से, बंदूक से गोली चला ही नहीं पा रहा, वो बंदूक घूमते रहते हैं लेके 10 साल तक, लेकिन उसका वो ठीक से क्या जो भी है उसका तकनीक ही नहीं कर पाए, गोली ही नहीं चली। यहाँ तक कि सर्किल अफसर अफसर के साथ भी ये शिकायतें रही। इसका मतलब है कि रेफ्रेशर, इसीलिए देखेंगे सिविल सर्विसेज में कहा जाता है पुनःश्चर्या प्रशिक्षण, रेफ्रेशर ट्रेनिंग, रिफ्रेश करना। मैं 12 अप्रैल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है?
मैं 12 अप्रैल से अगर ये ऑनलाइन क्लास नहीं शुरू किया होता, तो मुझे नहीं पढ़ाने का बहुत मलाल होता, क्योंकि मुझे रिफ्रेश होना है। अब देखिए 8 बजे मैं टाई कोट लगा के नहा धो के खड़ा हो गया, मेरे साइकोलॉजिकल, इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है मेरे अंदर इस बात का कि मैं कुछ न कुछ अपने ड्यूटी जिसके लिए मैं सोचता हूँ वो पूरा कर रहा हूँ। और यही चीज मैं आपके लिए भी बोल सकता हूँ। नहीं तो चीजें फ्रस्ट्रेशन में अवसाद में चली जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट में होना बुराई नहीं है। क्या समझे? वाल्डो कहता है, डॉइट वाल्डो कहता है कॉन्फ्लिक्ट ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन दो इकाइयां होती हैं। मुझे एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी चीज का संघर्ष हो सकता है। जैसे आप प्री दीजिए, मेन दीजिए, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट में आप पॉजिटिव लीजिए, मेरी पार्कर फॉलेट ने इसको संघर्ष बताया और ये आप संघर्ष के रूप में लीजिए। कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, मेंस हुआ, इंटरव्यू में रह गए, ऐसा आता है लाइफ में। लेकिन अगर उससे आप फ्रस्ट्रेशन में चले गए, भाई जैसे मैं ये सोच रहा भाई चलो 18 सालों में थोड़ी छुट्टी हो गई। कितनी छुट्टी? 16 मई से 16 मार्च से कितनी छुट्टी? 16 मार्च से 11 अप्रैल तक जोड़िए। इतनी छुट्टी तो हम भी नहीं चाहते हैं। छुट्टी चाहते हैं 2-1 दिन की, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि 2-2 3-3 महीना हम पढ़ाएं ही ना। तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं फ्रस्ट्रेशन में चला गया, अवसाद में। तो इसीलिए कहा जाता है कि तालाब में जो डूब रहा होता है, अगर वो बचना चाहता है तो रस्सी फेंक देंगे, वो पकड़ लेगा। लेकिन अगर वो फ्रस्ट्रेट है तो रस्सी भी फेंक देंगे, वो पकड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें फ्रस्ट्रेशन में बचने की चाहत को लोप कर देता है। तो हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस हो या आम जीवन में भी हो, खासतौर से मैं पब्लिक सर्विस की बात कर रहा हूँ, तो उसकी बात, अगर उनमें चेंज का मन है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करेंगे। अदरवाइज चेंज के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, चेंज के लिए प्रेशर भी दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलबीएस में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी, जो कि हमारे जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से 30 किलोमीटर है। वैसे तो सीधे दिखता है छत से, लेकिन वो पहाड़ों पे घूम के है जहाँ आईएएस ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं। वहां पर मैं आपको बताऊं, 6 से 9 वर्ष की जब सर्विस हो जाती है आईएएस ऑफिसर की, तो उसको एकेडमी बुलाया जाता है रेफ्रेशर ट्रेनिंग। फिर 10 से 16 साल की सर्विस के बीच में उसको रेफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, 16 साल। फिर 17 साल के बाद कभी भी बीच बीच में उनको रेफ्रेशर ट्रेनिंग होती है। रेफ्रेशर रेफ्रेशर को मतलब रेफ्रेश करना, जैसे फोन को भी आप रेफ्रेश कर दें। तो एक इसको बोलते हैं पुनश्चर्या। पुनश्चर्या, आप जाते हैं, थोड़ा सा घूमते टहलते हैं, बातें सुनते हैं कुछ अधिकारियों का मोटिव एस्पेक्ट, तो फिर अपने काम में रूटीन में हट करके जब फिर गए होते हैं, फिर आते हैं, तो उस काम में इंटरेस्ट आता है आपको। इसलिए किया जाए बार बार वही काम। जैसे मैं कभी आपको 2-1 दिन की छुट्टी कर दूं, तो क्लास के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर किसी दिन, जैसे कई लोग क्या करते हैं, किसी दिन छुट्टी नहीं करते, धीरे धीरे क्लास से विद्यार्थियों का इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं वो। आप क्या समझे, कौन बनेगा करोड़पति आता है ना, अभी आजकल फिर वो आने लगा है। जब उनको करोड़ों रुपए का एड मिलता है, और करोड़ों रुपए किसी को 10,000 बांट रहे हैं, किसी को लाख रुपया, किसी कभी कोई कोई करोड़ रुपया पाता है। उससे ज्यादा हो सकता है उनकी इनकम होती हो, क्योंकि विज्ञापन से। लेकिन उसको हमेशा क्यों नहीं चलाते? हमेशा नहीं चला सकते, क्योंकि जो आपका कौन बनेगा करोड़पति के प्रति इंटरेस्ट वो खत्म हो जाएगा। अब जैसे फिर से आ रहे हैं ना, एक रेफ्रेश हो गए हैं आप, कुछ समय तक आप हट गए उस कार्यक्रम से। जैसे रामायण है, आप कितना देखेंगे, एक बार देखेंगे, अभी फिर दोबारा भी आ रहा है तो क्या दोबारा देख रहे होंगे? उतना इंटरेस्ट से नहीं देख रहे होंगे। कहने का मेरा मतलब है, जैसे 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 12वीं में कोई विद्यार्थी एक ही क्लास में माना 2 बार रिपीट करता है, तो दूसरे साल उतना इंटरेस्ट से पढ़ता नहीं है। आधा तो इसलिए फेल होने के चांस रहते हैं कि इस बार उसने ढंग से पढ़ नहीं रहा है। लेकिन अगर उसमें पढ़ने की चाहत है तो पढ़ लेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो पब्लिक सर्विस में आने वाले चेंज के अकॉर्डिंग वैल्यूज को चेंज करना, वैल्यूज चेंज होने से एक तो ट्रेडिशनल हम नहीं रहते हैं, दूसरे आने वाली चुनौतियों को समाधान देने के लिए हमारी जो वास्तु स्थिति होती है वो बेटर हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मैं थोड़ा सा ये बात बताना जरूरी समझा, और मुझे लगा कि ये बात बता करके आपको आगे कई चीजें हम इसमें लिखवा देंगे।
जो WTO का जो थोड़ा सा एग्जाम्पल था, मैं अभी इसको बता दूंगा। और इसके साथ साथ अभी देखे होंगे प्रधानमंत्री भी, कल आपने सुना होगा तो, आत्मनिर्भरता के बाद लोकल की बात कर रहे थे। ग्लोबल से लोकल समझ लीजिए, या जो ब्रांडेड चीजें हैं। आप जरा सोचिए कि 1991 में, जरा इस बात को जरा तबीयत से सुनिएगा, 1991 में हम ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे थे, आज लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं। मतलब हमारा लोकलाइजेशन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। वो जैसे उन्होंने कहा कि जो लोकल लोग थे वही आपके काम आए। मतलब अब ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, जिससे परचून की जो दुकान आसपास था, वहीं से आपका आटा दाल चावल आ रहा है। बड़े बड़े बिग बाजार तो बंद है ना? क्यों बंद है ना? तो कहने का मतलब है कि जहां कार लेके पार्किंग करते थे और बड़ी बड़ी खरीदारी करके आते थे, और माल वालों को ही माला माल करते थे, जरा से इससे आप बदलाव लाइए कि जो परचून की दुकान आपके घर के बगल में थी, वो जीरा हो, नमक हो, धनिया हो, मिर्च हो, या और भी जो खान पान की आटा दाल चावल तेल हो, वही काम आया है इस लॉकडाउन में। तो जरा उसकी वैल्यू को समझिए, ये बताना चाहते हैं, है ना? तो कहने का मतलब है कि जो वो उन्होंने एक लाइन और भी बोला कि जो लोकल था, मतलब वो धीरे धीरे ब्रांडेड बना होगा। पहले तो वहां लोकल ही रहा होगा ना। तो लोकल छोड़ो यार, वोकल चलो, ब्रांडेड की ओर, वो ब्रांडेड छोड़ो, लोकल की ओर चलो, ग्लोबल छोड़ो, थोड़ा सा लोकलाइजेशन की ओर आओ, ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन की ओर। और अब पहले क्या करते थे, हम लोकलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन की ओर गए। आज प्राइवेटेशन आप देखिए ना, हम क्या करते थे, निजीकरण की ओर गए, गए कि नहीं? आजकल कारखाने बंद हैं। उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर जितने, चूंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए रोजगार भी यहाँ से ज्यादा, रोजगार भी ज्यादा निकलते हैं। तो ये सब चले गए अपने गांव। अब 2 साल 1 साल वो लौट के नहीं आए, तो उन कारखानों में काम कौन करेगा, है ना? वो निजी सेक्टर, भले ही कल स्थिति ठीक हो, लेकिन रोज लोग ही नहीं तो काम नहीं। तो एक प्रकार से क्या हो गया, ये निजी जो सेक्टर्स थे उन पर एक एक मतलब बहुत घात लगा है। लेकिन सरकारी नौकरी वालों को तो चल रहा है ना। तो जो इंटरेस्ट आज से 25 साल पहले बड़े बड़े पैकेज वालों ने प्राइवेटेशन के अंतर्गत जगाया था, आज वो सब हाशिए पर है और सरकारी की ओर मुड़ रहे हैं। तो निजीकरण से, निजी से सरकारी की ओर, ब्रांडेड से ग्लोबल से लोकल की ओर, चीजें 25-30 साल के अंदर कैसे चेंज हो गई। और ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि पहले पॉजिटिव चेंज था, तो हमें अपने वैल्यूज को उसके ढंग से तैयार करना था। अब कोरोना वायरस जैसा एक नेगेटिव चेंज आ गया, तो उसके हमें अपने सिविल सर्विसेज को अपने उसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। आप आपको समझ रहे होंगे आप बात। जो सियाचिन में जाता है उसकी अलग तैयारी है, और जिसको राजस्थान, जोधपुर, जयपुर कहीं पोस्टिंग करना है उसकी अलग तैयारी हो सकती है। इट इज क्लियर। और अब मैं बात कर रहा हूं, तो ये समझ गए होंगे आप। तो ये एक एक जो है, एक ऐसी समस्या है आज के दौर में, जो हमारे वैल्यूज और इन्वेंशन न्यू, अरे भाई हम ही को देख लीजिए, एग्जाम्पल हूँ सीधा सीधा। मैं ऑनलाइन को बच्चा, मैं बड़े खुले मन से बात कहने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं ऑनलाइन में, मेरा बिलीव नहीं था। मैं सोचा यार ऑनलाइन में क्या पढ़ाऊंगा यार, ऐसे पढ़ाता रहूंगा, लड़के पता नहीं वहां बात कर रहे हैं या मतलब पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। जैसे क्या पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, कैसे उनको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। लेकिन जब स्थिति बदली तो हमने अपने अंदर बदला। अगर मैं वही दृढ़ता, वही रिजिडनेस, वही ट्रेडिशनल पन रखा होता, बेकार है, मैं जब भी पढ़ाऊंगा कोचिंग में बच्चों को बुलाकर पढ़ाऊंगा, तब तो फिर मैं अभी ऐसे ही बैठा रहता। लेकिन हमने उस चेंज को एक्सेप्ट किया। यही चेंज, यही यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप, हम उस चेंज को जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे वैल्यूज में डिफरेंस है। अब जो नापसंद था वो पसंद हो गया। वैल्यूज क्या है? पसंद नापसंद। साइमन ने इस पे काम किया था। हर्बर्ट साइमन का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में वैल्यूज शब्द है, जिसको 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये पसंद नापसंद, मेरी नापसंद दूसरों को पसंद हो सकती है, और मेरी जो पसंद है ना, मेरी जो पसंद है, हो सकता है आपको नापसंद हो। तो ऐसा रहता है। तो जो मैं ऑनलाइन को नापसंद करता था, आज ऑनलाइन को ही पसंद कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं, सिचुएशंस बदल गए थे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वैल्यूज को अगर आप इफेक्टेड, मतलब प्रभावित करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो जो रिस्क है,
जो रिस्क लेने की क्षमता वो बढ़ेगी आपकी। अदरवाइज तो आप रिस्क ही नहीं ले रहे हैं, एक बार भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जरा सा पढ़ा के देखते हैं, लिखा के क्या पता स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक ये बात सक्सेस है। अब मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन का पूरा विकल्प है, लेकिन मैं अपने लिए बोल सकता हूँ कि मैंने ऑफलाइन का 50, 60, 70% के आसपास इर्द-गिर्द विकल्प देने का प्रयास किया है। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर आकर के अपने ज्ञान का सेक ही नहीं बघारता हूँ, बल्कि आपको जरूरी सवाल और जरूरी चीजों पर लिखावट भी देता हूँ, जो कि यूपीएससी, पीएससी की जरूरत है। कल हम लोगों ने, अब आगे हम बात करेंगे इसी आधार पर डिसिप्लिन, इसी आधार पर सक्रियतावाद और इसी आधार पर हमारे कोड ऑफ कंडक्ट तो वैसे एक नियम है, वो लिखा हुआ है नियमावली में, वो मिल जाता है, जिसको रूल एंड रेगुलेशन बोलते हैं। और राज्य की परिभाषा जब हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा रहे होंगे तो उसमें देखे होंगे, आर्टिकल 13 में पढ़ा रहे होंगे, जब हम विधि की बात बताए होंगे तो उसमें हमने संसद का अधिनियम भी बताया था, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश भी और नियमावली की भी बात किया था, आप देख लीजिएगा उसको। तो फिलहाल सिविल मैं बात कर रहा था, आचार संहिता की संभवतः मैं बात कर रहा था उस समय मैं लिखा नहीं पाया था, कल बात खत्म कर दिया था। तो आचार संहिता, अब आप ये जो बातें मैंने बताया अभी तक, तो इससे क्या है कि डिसिप्लिन को लेकर के चेंज लाएंगे, तब बदली हुई चुनौतियों के साथ डट के मुकाबला होगा। नंबर 2, अगर हम परिस्थितियों के साथ अपने को ट्रेडिशनल न रह करके इनोवेशन की ओर ले जाएंगे, तब आने वाले कॉन्फ्लिक्ट को हम चुनौती दे पाएंगे। और तीसरी चीज हुई कि क्या हमारे सक्रियता में क्या चीज सक्रियता है, कैसी चीज को सक्रियता मानेंगे। साफ सी बात है, कार्य के आधार और उसके अंदर के मूल्य को अगर उनकी प्रकृति में परिवर्तन कर दिया जाए तो सक्रियतावाद है। तो कोरोना वायरस के इन दिनों में पब्लिक सर्विस के भीतर रिस्क लेने की क्षमता, उसके वैल्यूज में जो सामान्यता था उसका विशिष्टता में बदल देना, आने वाली चुनौती, जैसे डब्ल्यूटीओ के टाइम में जो इफेक्ट पड़ा, आज कोरोना वायरस का इफेक्ट है। कोरोना वायरस का इफेक्ट के अंतर्गत अपने वैल्यूज को रखना है। अगर हम वही वैल्यू रखेंगे, यानी कि डब्ल्यूटीओ के बाद जो हमारा बदलाव उस वैल्यू के साथ रहेंगे, उस मूल्य के साथ रहेंगे, तो कोरोना वायरस में हो सकता है वो मूल्य काम ना करें। तो हमको क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मूल्य को चेंज कर लेना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब वारेन बेनिस ने 1965 में कहा था आने वाले 30 वर्षों में नौकरशाही खत्म हो जाएगी, तो नौकरशाही खत्म होने का तात्पर्य होगा कि नौकरशाही के अंदर जो अक्रमणता थी, जो लेट लतीफी थी, जो अभिजात्यपन था, उसको खत्म किया गया। उसके बदले में जन केंद्रित संवेदनशीलता और लोक कल्याण की भावना भर करके नौकरशाही सिविल सर्वेंट के रूप में हो गई। और आज कोरोना वायरस के इन दिनों में जब एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं रहना चाहिए, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सामान्य प्रशासन हो, वो सभी लोगों ने मानव संवेदना पे ज्यादा प्रभावी किया, ज्यादा संवेदना को और ज्यादा उभार लिया। ये बदले हुए वैल्यूज का ही परिमाप है। तो इसी के आधार पर मैं थोड़ा सा बातें कहते हुए, कोड ऑफ कंडक्ट पहले भी था, अभी भी है, कोड ऑफ कंडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त के साथ हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच, हमारे वैल्यूज में एक चेंज आता है, नियम वहीं खड़े रह जाते हैं, संविधान वहीं खड़ा हुआ है और विकास कहाँ चला गया। जो जगह-मगह जो जरूरत पड़ी संविधान में वो भी संशोधन हुए, लेकिन कहीं जगह तो कोई संशोधन नहीं हुए हैं। फिर भी हमने 70 सालों में, 73 सालों में कितनी बड़ी यात्रा की है, मतलब आजादी से लेकर अब तक। इसका मतलब होता है कि कुछ चीजें वक्त के साथ चलती हैं और हमको बदलना पड़ता है, न कि नियम बार-बार बदलने पड़ते हैं। ठीक है? तो इसमें हम जो लिखाना चाह रहे थे, जरा सा आप लिख लीजिए, तो फटाफट हेडिंग हो जाएगा। सिविल सेवा आचार संहिता, मैंने कल क्वेश्चन लिखा दिया था। सबसे पहले आप इसमें बच्चा इंट्रो करेंगे, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, परिचय लिखेंगे, फिर लिख लीजिए आचार संहिता का अर्थ लिख दीजिएगा। और इसकी ये शायद मैं कल बता दिया था, थोड़ा शायद मैं बताया था, लेकिन मैं ध्यान नहीं है मुझे, मैं फटाफट लिखा देता हूँ, क्या पता ना बताएं, छूट जाए, क्योंकि कन्वर्सेशन तो मुश्किल है। लिखिएगा, सिविल सेवकों के व्यवहार को विनियमित करना, रेगुलेट करना, मतलब
सिविल सर्विसेज के लोक सेवकों के व्यवहार को विनियमित करना। उद्देश्य क्या है? एक हेडिंग बनाइए, ऑब्जेक्ट। उद्देश्य क्या है? हम इसमें बताएंगे, आपको उद्देश्य बताएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर बताएंगे प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति, एटीट्यूड समझ लीजिए इसको, फिर एटीट्यूड बताएंगे, यहां ऑब्जेक्ट बताएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है प्रवृत्तियां, पहले लिखिए ऑब्जेक्ट में उद्देश्य क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट का क्या उद्देश्य, पहला लिखिए सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा को स्थापित करना है, ठीक है। पहला है सत्यनिष्ठा, है ना। दूसरा लिखिए लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अगर आपको नियमों में सीमाओं में नहीं बांधेंगे तो गड़बड़ा देंगे आप, ठीक है। ये क्लास में बेटा जिस तरीके से अभी हम ठीक 9 बजे छोड़ेंगे आपको, आज क्लास थोड़ा शॉर्ट भी है और मैंने जैसे टाइम भी थोड़ा चेंज किया, तो ठीक 9 o'clock हम छोड़ेंगे और जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो कल ले लेंगे, कल थोड़ी ठीक पढ़ा देंगे, लंबी पढ़ा देंगे, उसको कल लेंगे। देखिए सकारात्मक संस्कृति का विकास, नेक्स्ट पॉजिटिव कल्चर का विकास, तटस्थता व अनामता का विकास, जिसको मैं पहले बोल चुका हूं, तटस्थता व अनामता का विकास। फिर लिखिएगा प्राधिकार के दुरुपयोग पर अंकुश, अथॉरिटी का अगर आप मिसयूज करते हो उस पर अंकुश लगाता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट की तरफ कोड ऑफ कंडक्ट में क्या लिखा है ये कहानी नहीं बता, आपका सिलेबस ही नहीं है वो, ठीक है ना। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो पढ़ते हैं उन स्टूडेंट को इसका डिटेल जानना होता है, आपको इसका इम्पैक्ट देखना होता है, आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन, एक प्रकार से इंट्रो जिसको बोलते हैं, एक प्रकार से इनिशिएटिव लेना होता है, ठीक है ना, ताकि आप वैल्यूज को डेमोक्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोड कर सकें। नेक्स्ट लिखिएगा प्रवृत्तियां, दूसरी बात इसको बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? राजनीतिक प्रतिबंध, पॉलिटिकल है, मतलब रोक है, उसको रोका गया है, नहीं जा सकते पॉलिटिकल ऐसा। व्यापार वाणिज्य संबंधी प्रतिबंध, यानी कि आप आईएएस ऑफिसर हैं तो ऐसा नहीं है कि सीमेंट और सरिया की दुकान भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध। नेक्स्ट है अन्य रोजगार करने पर प्रतिबंध, किसी भी प्रकार का रोज, ऐसे नहीं कि आप सिविल सर्वेंट भी हो गए और बढ़िया से एक मिठाई की दुकान खोल लिए और लौटते समय गाड़ी साइड में लगाया और वहां रसगुल्ला तौलने लगे, दही बेचने लगे, पनीर बेचने, ये सब नहीं कर सकते चेला, समझ गए कि नहीं। ये कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि अन्य कोई रोजगार नहीं करोगे, तुम 24 घंटे के लिए अफसर हो, जैसे प्रधानमंत्री जी जो है ना 24 घंटे के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे नहीं है कि 9 से 5 के प्रधानमंत्री हैं उसके बाद जाके अपना दूसरा कोई काम करें, नेवर। आगे है सामाजिक विधानों को शामिल किया गया है, सामाजिक विधानों, कई सामाजिक विधान है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप कह सकते कहें कि 2 विवाह नहीं कर सकते आप, है ना, मैसेज ठीक नहीं है ना। हाँ तलाक हो गया हो, जैसा एक नियम वैधानिक कोई तरीका से सब कुछ है तो तब कर सकते हैं। जैसे चौराहे पे आप दारू वारू नहीं पी सकते हैं सार्वजनिक जगहों पे, मतलब आप एक आइडियल पर्सनालिटी होते हैं, समाज आपसे सीखता है, समाज आपकी नकल करता है, समाज आपसे प्रेरित होता है, तो समाज के सामने आपका अच्छा चित्र जाना चाहिए, सकारात्मक स्वरूप जाना चाहिए, समझ गए कि नहीं। तो लिखिए सामाजिक विधानों को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे लिखिएगा चुनौतियां, चुनौतियां क्या है जरा लिख लीजिए। चुनौतियां एक लागू करने संबंधी समस्याएं, इसमें चुनौती क्या है, लिख तो दिया आपने, इसको लागू करने की समस्याएं हैं। कई लोग नाश्ते मिल जाएंगे, है ना,
और सिविल सेवक संघों हम्म, सिविल सेवा संघों का दबाव, सिविल सेवक संघ का भी एक दबाव महसूस किया जाता है। आगे है सुशासन का अनुरूप परिवर्तन नहीं, हमें चाहिए तो गुड गवर्नेंस, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट पुराना पड़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू गुड गवर्नेंस इसमें चेंज नहीं हुआ है ना? तो ये मुश्किल हो जाता है फिर चीजें, मतलब बस ऐसे बन गया है, थोड़ा इसमें वक्त के साथ जरूरत थी चेंज की। आगे लिखें क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह के नियमों की कमी, ये जैसे लिख लीजिए पहले, क्षेत्रीय स्तर पर इस तरीके के नियमों की कमी, ऐसा बच्चा जैसे स्टेट सर्विसेज है, सेंट्रल सर्विसेज है, लोकल सर्विसेज है, लोकल सर्विसेज पे कोड ऑफ कंडक्ट की कमी पाई जाती है। तो ये हर जगह होना चाहिए, क्योंकि एक भी व्यक्ति एक भी व्यक्ति भारत का विकास का दावेदार है और एक भी कर्मचारी विकास देने का उत्तरदायी है। तो ऐसे में कुछ लोगों को उत्तरदायित्व तय किया जाए, कुछ को नहीं, तो वहां पर थोड़ा सा ढीलापन आ सकता है। इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के लोकल लेवल पे होना चाहिए। बल्कि मैं हम लोग जब आईएएस में लिखा करते थे 97 वगैरह में जब मेंस में लिखते थे, तो उस दौरान जैसे सुझाव की बात आती थी पंचायत में या सर्विस में, कोई सुधार सर्विस में मान लिया सुधार की, तो हम लोग जब सुझाव पूछता था, जैसे एक वो सुझाव ऐसा देते थे कि जिस तरीके से केंद्रीय सेवा और अखिल भारतीय सेवा है, राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवाएं, उसी तरीके से लोकल सरकार के भीतर, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके अंदर स्थानीय शहरी सेवा और स्थानीय ग्रामीण सेवा का भी विकास होना चाहिए। स्थानीय जो ग्रामीण सेवा है, उसमें भी एक कैडर सिस्टम हो कि एक जिले में अगर हो तो उसी जिले में उसको सर्विस दो, क्योंकि उस जिले के नस नस से वाकिफ हो जाएगा पूरे जीवन में। जैसे स्टेट का कैडर होता है ना, कि स्टेट में ही रहेगा अपने, अखिल भारतीय सेवा में एक कैडर होता है, कैडर सिस्टम होता है टेनोर, इसीलिए वो ऑल इंडिया सर्विस है। और ये टेनोर जो सिस्टम था, इसको लॉर्ड कर्जन ने 1905 में विकसित किया था। तो ये जो सिस्टम इस तरीके से बने हैं कि जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, वो मध्य प्रदेश में काम करेगा तो ताउम्र मध्य प्रदेश में काम करेगा। हाँ, अगर उसका प्रमोशन होता है, जैसे चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बनता है, तो कैबिनेट सचिवालय में चला जाएगा। बट या बीच में कोई डेपुटेशन पे बुला ले, वैसे तो 3-3 साल पे सचिवालय जाते ही रहते हैं। टेनोर इसी को बोलते हैं, टेनोर का मतलब अवधि, अवधि प्रणाली। 3 साल के लिए सारे आईएएस ऑफिसर जाते हैं सचिवालय में केंद्र के, फिर लौट के आते हैं अपने स्टेट में, तो वहां के अनुभवों को यहाँ करते हैं और यहाँ के अनुभव को वहां देते हैं, ऐसे ही चलता है। तो और कैडर हो गया, ये तो टेनोर हो गया। कैडर वो होता है जो डिसाइडेड हो जाता है आपकी नौकरी कहाँ पे होगी। तो क्या होता है कि आप डीएम रहकर, उसी सचिवालय में रहकर, यहाँ रहकर, वहां रहकर पूरे स्टेट को समझ जाते हैं 10 साल, तो फिर आपके लिए प्लान करना, एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। तो लोकल अगर सर्विस हो, और लोकल स्थानीय जो ग्रामीण हो और शहरी हो, अब उसको किसी शहर में 5 साल से है, तो वो समझ जाएगा ना कहाँ पे किस तरीके की चीजें होनी है। ठीक, तो ऐसा बनाते थे अपने आप एक आइडिया देते थे। वो कभी माना तो गया नहीं, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले शासकों में, प्रशासकों में ये चीजें अमल में आ जाएं। फिलहाल आगे लिखिएगा कि सुझाव, क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो सुझाव लिख लीजिएगा, आरटीआई के अनुरूप परिवर्तन, जैसे हम लोग सूचना के अधिकार के अनुरूप इसमें परिवर्तन करना चाहिए, और हुआ है थोड़ा हद तक, पूरा हुआ नहीं होगा बट पूरा कुछ हद तक आरटीआई जो 2005 में आया, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन इसमें करने की जरूरत है। किसमें? कोड ऑफ कंडक्ट में, जबकि संभव नहीं है, हुआ नहीं। प्रैक्टिकली लोग कुछ करते हैं बट नियम में एक परिवर्तन की जरूरत है। नेक्स्ट है, लोक सेवकों को मंत्री के, पब्लिक सर्विस के लोगों को मंत्री के निजी सचिवों के रूप में नियुक्त न करना, उनको पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे मत नियुक्त करो। वो पब्लिक एसेट्स हैं, वो सरकार के, वो पूरे जनता के, पूरे देश के लिए संपत्ति है, एक मानव संसाधन है पूरे देश का। उनको किसी मंत्री की निजी संपत्ति मत बनाओ। निजी फिजी करना अपना, वो रख ले किसी को, है ना? किसी नेता को रख लो यार अपना निजी सचिव। ऐसे निजी सचिव तो एक ऐसे लगता है कि जैसे उसके प्रति डेडिकेटेड है, फिर तो
पार्टी का काम हो रहा है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, तब तो जो तटस्थता नामता का सिद्धांत तो खतरे में जाता है। इस सबसे बचने के लिए ये सुझाव दिया जा रहा है। सिविल सेवा अधिनियम, सिविल सेवा जो अधिनियम है, इसमें जैसे ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल सर्विसेज के एक्ट हैं, 1954 में जाएंगे तो एक्ट मिलते हैं। तो इन सब में भी जो सिविल सेवा एक नए सिरे से इसको थोड़ा-सा सामने लाना। तो लिख लीजिएगा, सिविल सेवा अधिनियम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक आप बात कहिए कि सिविल सेवा अधिनियम का सुझाव दे रहे हैं। कार्यकुशलता और सांगठनिक मूल्यों का विकास। लिखिएगा, कार्यकुशलता यानी वर्क एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन या वर्क एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। वही चीज है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। जैसे आप मुझसे पढ़ते हैं और आप अगर मेरे प्रति या मेरे संगठन के प्रति आपका वैल्यूज बेटर नहीं है, वैल्यूज का मतलब है एक संवेदनशीलता नहीं है, एक अच्छी मतलब कह लीजिए कि पसंदगी नहीं है, तो सबसे जानते बच्चा सबसे ज्यादा लॉस क्या होता है? आ, सबसे ज्यादा लॉस होता है कभी आप अच्छे इंसान ही नहीं बन पाए। एक खतरा ये हमेशा रहता है। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति आपकी हेल्प किया है तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू से ऐसा नहीं उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वो आप एक अच्छे व्यक्ति होने का आभार प्रकट करने का एक आपको अवसर मिला था और आपने सब प्रकट करके दूसरों की नजरों में, उसकी नजरों में आप कहीं ना कहीं थैंकफुल वो भी महसूस किया कि लड़का ठीक है। देखिए, ये ठीक है, ये जो वर्ड है ना, आपको भी बहुत लाभ नहीं देने वाला, लेकिन बार बार ये ठीक है ना, एक दिन बड़ा ठीक है का तगमा लग जाता है। बहुत सारे लोग बहुत छोटी सी शुरुआत करके बहुत अमीर बन जाते हैं। उनको लगे कि ये काम करने से हम कभी अमीर बनेंगे ही नहीं, तो वो काम ही नहीं करेंगे। तो फिर बड़ा अमीर बनने के लिए कौन सा काम करना होता है, जरा बता दीजिए। क्यों भाई? अगर बड़ा अमीर बनने के लिए करोड़ों रुपए का कारोबार करना पड़ता है, तो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं क्या कारोबार के लिए? इसलिए वो जो 100 रुपए से कारोबार शुरू किया है, वो तो छोटा हो गया, तो आप करेंगे नहीं। तो छोटा कारोबार ही तो बड़ा होता है भाई। छोटा सा थैंक्स, छोटी सी मेहनत आपकी साइकोलॉजी को चेंज करती है ना। और यही थोड़ी थोड़ी की साइकोलॉजी आपकी वैल्यूज को बढ़ा देता है। आपको 16 तारीख को हम गवर्नेंस शुरू किए, आज लास्ट स्टेज पे है गवर्नेंस। एक दिन में पढ़ाया गया यार, अभी 1 महीना पूरा हो जाएगा। 1 घंटा भी ऑन एन एवरेज मान लो, केवल 1 घंटा, तब भी 30 घंटे, 30 से 35-40 घंटे में कोचिंग में ऑफलाइन हम लोग इसको पढ़ा लिखा देते, आराम से पढ़ाया, सब तरीके से लिखाया, एग्जाम्पल दिया, चिंता ही नहीं किया कि आज इतना पढ़ाना था, हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरे वैल्यूज है ना, कि जो चीज पढ़ाओ ठीक से दे दो। मैं भाग दौड़ कर लूं, क्या फायदा? 5 दिन में गवर्नेंस बता दिया ना, आपको समझ में आया ना, मुझे तसल्ली हुई समझाने की। तो हमने ये चेंज किया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना है। पढ़ने में जल्दबाजी करने का मतलब है आधा ज्ञान है, और अब जहां पूरा देना वहां अधूरे ही रहेंगे, इसलिए पूरा करो इसको। तो आया यहां पर, अब आता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, लिख लो, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई, लागू करना चाहिए था, है ना? ये भी लागू करना, लागू कर देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट में चेंजेस, जो बातें कही गई वो आएंगी। लाइन बदल के लिखिएगा, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रशासकों में सक्षमता का निर्माण करना है, पावरफुल, इफिशिएंट बनाना है, ठीक है। साथ ही उन्हें प्रशासन की उचित दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करना है, उचित दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करना है, ताकि वह लोकतंत्र में
अच्छी भूमिका के लिए तैयार हो सके। सारा खेल वही है, या नाम भी है, रोल ऑफ पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में लोक सेवक की भूमिका। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या करता है, लोकतंत्र में अच्छी भूमिका के लिए उनको तैयार करता है। लिखिएगा, लाइन बदल दीजिए। भारत में लोक सेवकों के लिए बनाई गई आचार संहिता, लोक पब्लिक सर्वेंट के लिए बनाई गई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया। कई प्रकार का रोक है, ठीक है, जैसे दोबारा विवाह नहीं करना, दहेज भी नहीं लेना, रिश्वत नहीं लेना, सबके अलावा गिफ्ट नहीं लेना। गिफ्ट के लिए दाम तय है, पहले तो 100 रुपये थे, 100 रुपये में कौन सा गिफ्ट आता है, चेंज करना पड़ेगा ना उसको, 200 किया गया। विदेशी गिफ्ट है तो उसको और थोड़ा हैवी किया गया, लेकिन सवाल यह है कि वो तो $10 में हो जाएगा, 400-500 रुपया, वो उतना 700-800 रुपया। फिर तो टाइम के साथ थोड़ा चेंज करना चाहिए। 1 किलो मिठाई यार, काजू कतली खरीदो 800-900 रुपए का देता है। किसी के बर्थडे पर 800-900 रुपए की मिठाई अगर दे दिया तो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। तो उसको क्या करना चाहिए, अपने इमीडिएट अफसर को सूचित करना चाहिए कि साहब हमको मिठाई मिली हुई है। कोई करता है क्या? आप ही कल अफसर बन जाएगा, आपके बच्चे का बर्थडे होगा, पता नहीं कौन कौन क्या क्या ला के दे देगा, पता चलेगा 8 लाख का तो गिफ्ट ही आ गया, तो किसको बताने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली थोड़ा कर देना चाहिए, जैसे कम से कम 1-2 हजार का छूट तो 2,000-3,000 का दे ही जाना चाहिए, इतना यार मिठाई उठाई देता ही यार, ठीक है ना। नहीं तो फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट ही समय के साथ थोड़ा गड़बड़ कहलाएगा। फिलहाल आगे है, भारत में आचरण संबंधी नियमों की पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद भ्रष्टाचार को रोकने में ये प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार को रोकने में ये प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए, ठीक है। ये प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए। लिखिएगा, इसमें कमियां हैं जिसके कारण चुनौतियां बनी हुई है। इसमें कमियां हैं जिसके कारण चुनौतियां बनी हुई हैं। उदारीकरण के बाद लोक सेवा मूल्यों में परिवर्तन हुआ। विश्व व्यापार संगठन के पश्चात भी यह परिवर्तन स्वाभाविक था। विश्व व्यापार संगठन, इसको अलग से बताएंगे, कल बताऊंगा। विश्व व्यापार संगठन वाला, विश्व व्यापार संगठन के कारण भी परिवर्तन स्वाभाविक था। सूचना का अधिकार, देखिए, सूचना का अधिकार, ई गवर्नेंस आंदोलन, आदि ने भी परंपरागत मूल्यों से हटाने का उपकरण दिया, वजह दिया, कारण दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 21वीं सदी में 20वीं सदी के ये नियम, 21वीं सदी में 20वीं सदी के ये नियम प्रासंगिक बने रहें, इसके लिए उपरोक्त सुझावों का अनुपालन होना ही चाहिए। के लिए उपरोक्त सुझावों का अनुपालन होना ही चाहिए।
ताकि प्रशासनिक तंत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ताकि प्रशासनिक तंत्र में, क्या समझे, ताकि प्रशासनिक तंत्र में नैतिकता व सत्यनिष्ठा, एथिक्स व सत्यनिष्ठा के विकास के साथ साथ, सत्यनिष्ठा के विकास के साथ साथ प्रशासन को अधिक जनमित्र, संवेदनशील, ठीक है, जनमित्र, संवेदनशील तथा कार्यकुशल बनाया जा सके। क्लियर? ये कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल गई क्या? नेक्स्ट हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे और ये कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो जिस तरीके का सिचुएशन एंड परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये थोड़े कम शब्दों में एक ढेर सी समझ आ गई है आपके पास। ये जितना हम इधर उधर का वातावरण बनाते हैं ना, ये वातावरण ये बनाते हैं कि जब आपके शब्द लड़खड़ाने लगे तो ये कहानी याद आने लगे, क्योंकि किताब पढ़ करके वातावरण बनता नहीं है, किताब पढ़ करके ज्ञान का वातावरण बनता है। लेकिन लड़खड़ाने की स्थिति में क्या करना है, अब तो कट करिए। लड़खड़ाने की स्थिति में क्या होता है